15 चैप्टर तक की बातों को पढ़ लिया है। आज हम लोग 16वां नंबर चैप्टर पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है धन का व्यवस्थापन। मतलब धन को सुरक्षित कैसे करें, धन को सुरक्षित कैसे रखें। आप जानते हैं ना, वर्तमान युग मौद्रिक युग है। गलत किस है? आपकी पहचान मुद्रा से है। गांव में कहावत है, जे न करे बाबू भैया से करे रुपैया। आज इंसान, एक बहुत बड़े संत ने लिखा कि पहले पहचान होती थी खानदान से, बाप दादा के नाम से, और संत ने कहा कि आज जूता से पहचान होती है, कौन ब्रांड का जूता पहना हुआ है। परंपरा लोप होती जा रही है। अपने पूर्वजों के ख्याति को लोग भूलते जा रहे हैं। शायद इस हाई फाई के दुनिया में सोचते हैं कि उनका नाम लेकर अपनी पहचान देंगे तो हमारी मर्यादा धूमिल हो जाएगी। शायद यह मेरा सोच है, व्यक्तिगत सोच है। हालांकि मैं इसे हिचकता नहीं हूं कहने में कि क्या है, हमारे पिता ये हैं, ये करते हैं, हम इस सब हिचकते हुए जो है वास्तविकता को भुटलाया जा सकता है क्या? नहीं। उन्हीं के दम पर यहां तक आपके सामने मैं खड़ा हूं। गलत किस है? प्रश्न है, धन एक ऐसा साधन है, धन माने रुपया पैसा ही मतलब नहीं है। धन में सब चीज, बहुत चीजों को शामिल किया गया है। धन क्या है? तो धन एक ऐसा साधन है जो मानव के समस्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। गलत किस है? अगर धन नहीं होता तो आप मेरे सामने नहीं आते, और हमें धन की जरूरत नहीं होती तो मैं ये लगातार 7 घंटा 8 घंटा खड़ा होकर आपके सामने प्रवचन कभी नहीं देता। गलत या सही? धन मानव के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है। तो मन में प्रश्न है कि धन हमारे सारे जरूरतों को पूरा करता है, धन के बिना हम नथिंग, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक जीता जागता इंसान की तरह है, लेकिन धन क्या हमें आपकी कोई पहचान नहीं है। गलत या सही? तो मेरे पास जो धन है, हम उसका व्यवस्थापन कैसे करें, हम उसका कैसे यूज करें कि हम अपने सभी आवश्यकताओं को ठीक ठाक तरीके से प्रयोग कर सकें। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिसको करोड़ों निकालने में कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने एक बच्चे को कहा कि देखो ना, बहुत उदंड है, उसने भी शकारा, सर अकेला भाई है, करता है, लेकिन इतना जमीन है। वो अपने कहा क्या जवान कि अगर बेचना शुरू करेगा, अगर नहीं सुधरेगा तो 10 बीघा बेचने में कई दिन, 1 साल बहुत हो गया। गलत किस है? तो प्रश्न यही सिखाता है, गृह विज्ञान के टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके पास कितना धन हो गया तो जरूरी नहीं कि आपके जरूरत के अनुसार है, जरूरत के अनुसार कमे है। आवश्यकताएं अनंत हैं और आवश्यकता को पूरा करने वाला साधन है धन, रुपया सीमित है। कुछ लोग कम पैसा से ही बहुत सुंदर लाइफ बिता लेता है, सुखमय जीवन बिता लेता है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा रखने के बावजूद भी अच्छा लाइफ नहीं बिता पाता है। गलत या सही? प्रश्न है, मनोविज्ञान गृह विज्ञान आपको इस चैप्टर में यही बता रहा है कि आप धन का व्यवस्थापन कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो पहला है, धन के व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो धन को उचित तरीके से, उचित विधियों के द्वारा, सही स्थान पर, आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना धन का व्यवस्थापन कहलाता है। जो जरूरत है वहां खर्च करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसके बिना भी मेरा काम चल सकता है, इग्नोर करेंगे। जहां जहां बचने वाला हो क्या करेंगे? बचाएंगे। गलत किसे? एक बच्चा अपने दादाजी के साथ मार्केटिंग करने गया,
इस गिलास का दाम कितना? 25 रुपया हो, 20 में दाना ना 25 से कम दाना 20 में पहले दे जाई रही बोलते हैं लोग। होता वहां अपना मोरल डाउन समझता है। क्या दादाजी 1 रुपया के उसे मोलजोल कर देते 25 रुपया। दादाजी घर आए तो उन्होंने कहा कि बेटा तू 25 रुपया के नहीं कटा किया, हमने जानते हैं तुमको एक बार हाथ में 25 रुपये ले जाकर उड़ा दिया, लेकिन 25 रुपया कैसे 1-1 रुपया को जमा करके कैसे 25 रुपया हुआ है ना बुझे बात। ये आते हैं चल जाते हैं। शिवम आपको बता रहा हूँ, कहते कि बहुत बोर करते हैं। बोला है कुछ देर अभी पहले बोला है, मैं लज्जित कर कुछ भी सब तो ऐसा कहा है कि जो जिसको तुम्हारा कान सहने में सक्षम नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, मजबूरी में करते हैं। लेकिन मजबूरी में करोगे तो बाद में तुम्हारे लाइफ चौपट होगा। सच्चाई को स्वीकारना है। पिताजी कहां से तुम्हारे 3,000-4,000 रुपए देते होंगे वो समझते होंगे, उस 3-4 हजार को कैसे मैनेज करना है, गलत के सही। एक परिवार है जो 25,000 रुपया हर महीना अपने परिवार में खर्च करता है, और मैं तुम्हारे सीतामढ़ी पर बता रहा हूँ, बड़े बड़े 4-4, 5-5 बाल बच्चे हैं और 5,000-6,000 के महीना पर काम करता है। उसी 5,000-6,000 में पूरे महीना का खर्च निकाल लेता है। गलत के सही। तो कैसे मैनेज करके चला, यही मनाने का जो तरीका, उसी का धन का व्यवस्थापन। फिर है तो पारिवारिक आय क्या है? तो पारिवारिक आय का मतलब होता है परिवार का आय। पारिवारिक आय का मतलब क्या होता है? परिवार की आय। आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, आपके भैया हैं, तो परिवार में जितने मेंबर हैं सभी मेंबर के द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ तो धन अर्जित किया जाता होगा। तो परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा जितनी मात्रा में धन को अर्जित किया जाता है उसको सम्मिलित रूप से इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? पारिवारिक आय कहलाएगा। परिवार के विभिन्न सदस्यों के द्वारा जितनी मात्रा में धन को एकत्रित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पारिवारिक आय। जैसे मान लो श्वेता खड़ी हो, तुम्हारे घर में कमाने वाले कौन कौन है? पिताजी कमाते हैं, भाई सब छोटे हैं, बैठ जा। इसके घर में कमाने वाले इसके केवल क्या है? पिताजी। तो इसके घर पारिवारिक आय का स्रोत कौन हो गया? पिताजी हो गए। वो जितना कमाते हो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमाते हो, वही उनके आय का स्रोत। मान लिया भाई बड़ा हो जाएगा, जोड़े रहेगा। कितने भाई हैं? 1 है। भाई बड़ा होगा, कमाएगा तो 2 होगा। तो पिताजी जितना कमाएगा, इसका भाई जितना कमाएगा, दोनों की आमदनी को क्या कर दो, तो इसके परिवार का वो कहलाएगा। मैंने सबके साथ में बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इसके साथ बोल रहा हूँ। अब है पारिवारिक आय के कितने प्रकार हैं, कितने रूप हैं? तो पारिवारिक आय के 3 रूप हैं: मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। इकोनॉमिक्स से बताए थे मौद्रिक, इसके बाद वाला चैप्टर इकोनॉमिक्स से मिलता है। मौद्रिक आय क्या है? तो वह आय जो हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, वह आय जो हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है क्या कहलाता है? वह आय जो हमें मुद्रा के रूप में, नगद रूप में प्राप्त होती है क्या कहलाता है? अब कहोगे सर मौद्रिक आय के प्रमुख रूप कौन कौन है, प्रमुख प्रकार कौन कौन है? तो मौद्रिक आय के प्रमुख प्रकार हैं वेतन, पेंशन, ब्याज, मजदूरी, किराया, भविष्य निधि कोष और बोनस। मौद्रिक आय के ये प्रमुख रूप हैं। पूछ देगा इसमें कौन मौद्रिक आय नहीं है? तो बोर्ड पर लिखा हुआ सारे मौद्रिक आय हैं: वेतन, पेंशन, ब्याज या लाभांश, मजदूरी, किराया, भविष्य निधि कोष और बोनस। मन में एक प्रश्न होगा कि सर वेतन क्या है? उम्मीद है कि सारे बच्चे वेतन का मतलब समझते हैं, वेतन का मतलब जानते हैं। वेतन क्या है? तो एक व्यक्ति किसी दुकान में, किसी कारखाना में, किसी कार्यालय में 30 दिन तक काम करता है। 30 दिन काम करने के उपरांत 30 दिन का जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 30 दिन तक काम करने के उपरांत एक व्यक्ति को जो धन की प्राप्ति होती है, जो आय की प्राप्ति होती है, उसी आय को क्या कहेंगे? वेतन। फिर होगा सर पेंशन क्या है या ग्रेजुएटी क्या है? एक लाइन में सेवानिवृत्ति के बाद, नौकरी खत्म होने के कोनो के दादाजी या पापा जी सरकारी नौकरी थे क्या? पुराने का वैसे कौन थे?
दादाजी जिंदा है अभी? दादी को देख लो, समझता होगा पेंशन का मतलब। वो दादी को 35,000 रुपए, दादाजी अभी रहते तो 80,000 90,000 के महीना इनको मिलता होगा। नहीं 50 नहीं मिलता होगा, 1/4 मिलता होगा, नियम। दादाजी को पेंशन आधा मिलता है, नियम है, वेतन का आधा पेंशन होता है। और दादाजी मर गए तो दादी को उनके पेंशन का आधा मिलता होगा। वो थोड़ी जानते कि वाल्मीकि किसी दादी को ठगता है कि दादी ये खरीदो वो खरीदो। ले के दादा होगा, दादी से कुछ होता है, आधा टाल लेता होगा, ये हमको पता है। प्रश्न है पेंशन क्या है? तो जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसकी नौकरी के समय उसके वेतन में से कुछ पैसा सरकार काट लेती है, काटती है ना, और उसको किसी न किसी फंड में लगा देती है। गलत किसा है? रियल में पैसा सरकार अपना तरफ से नहीं देती, आप ही के वेतन में से कटौती कर ले है, किसी न किसी फंड में, शेयर बाजार में, मतलब सरकार अपने सुविधा के अनुसार कहीं ना कहीं क्या करती है, लगा देती है। और जब वह व्यक्ति नौकरी से क्या हो जाता है, हट जाता है, रिटायर हो जाता है, नौकरी खत्म हो जाता है, तब पूरा ब्याज त्याज जोड़ के सब पैसा उसको लौटा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पेंशन या ग्रेच्युटी। अब ब्याज क्या है? यह भी आमदनी का स्रोत है। गांव में बहुत ऐसे, यहाँ बहुत बड़ी छात्राएं बैठी है जिनके पापा जी ब्याज पर रुपया लगाते होंगे। कौन कौन है आपका? वैसे थोड़ी ना हाथ उठाएगा, नहीं उठाएगा, घटिया वाला काम हो जाएगा। नहीं तो हम मांगने थोड़ी ना जा रहे हैं, इस सोचते कि सर जी कहीं मांग लेंगे, नहीं मांगूंगा नहीं, हम तो अपना मजदूरी ही मांगता हूँ 4,000 से बेसी नहीं। ब्याज क्या है? तो आप अपना किसी को धनराशि देते तो धनराशि की आपके रुपया का मजदूरी ब्याज कहलाता है। समझते किसे? मतलब आप अपना रुपया किसी कारोबार में लगाते हो या बैंक में रखते हो, तो उस बैंक ने पैसा को रखा और उस पैसा से बैंक कहीं पर इन्वेस्ट किया और उसके बदला में पैसा का जो मजदूरी मिलता है उसे को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। मजदूरी क्या है ये भी आप जानते हैं। देखो सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है, लेकिन जो लेबर दैनिक डेली काम करते हैं, डेली पैसे उसको मजदूरी कहते हैं। श्रम की कीमत मजदूरी और कर्मचारी का कीमत वेतन, शब्द का अंतर है दोनों वही मजदूरी है, लेकिन आपको शब्द अलग अलग करना पड़ेगा कि सर जी के मजदूरी दे वैसे नहीं, बहुत खराब शब्द है ये। नहीं, आप हमको गुरु दक्षिणा देते हो, मजदूरी नहीं देते, वेतन भी नहीं देते हो, क्योंकि आप उतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हमको वेतन दे सके। शायद हमसे ज्ञान लिए हैं तो ज्ञान के बदले में सर का गुरु दक्षिणा, गलती किसे? अगर आप हमको वेतन देते, एक मिनट, हेलो, हमने कहा कि मजदूरी, किराया, जैसे आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग का किराया भी आपको आमदनी का स्रोत है, दुकान पर लगा दुकान का किराया भी। भविष्य निधि कोष क्या है? भविष्य निधि कोष। तो ये भविष्य निधि कोष क्या है? तो हर कर्मचारी अपने आमदनी का कुछ हिस्सा अलग खाता में जमा करता है, तो बुढ़ापा में इसी पैसा का ब्याज हमको मिलेगा, उसी से हमारा बुढ़ापा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो भविष्य निधि कोष भी आपके इनकम का, आपके आमदनी का स्रोत है। उस पर बोनस, किसी कंपनी में आप काम करते हैं, किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो कंपनी साल में 2 बार बोनस दे। हेलो हेलो, सुमान शनिचर के, ठीक। तो किसी कंपनी में आप क्या करते हैं? काम करते हैं, तो कंपनी बड़ी कंपनी है तो साल में 2 बार, होली और दीपावली, कम से कम महीना का, बड़े पुराने कर्मचारी हैं तो 1 महीना का वेतन या 15 दिन का वेतन या मिठाई के रूप में गिफ्ट, कपड़ा के रूप में गिफ्ट, बर्तन के रूप में गिफ्ट देता है, उसको बोनस करते हैं। तो बोनस भी आपके आमदनी का क्या है? स्रोत। दूसरा टॉपिक है तो वास्तविक आय क्या है? दूसरा क्या है? तो किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले आय को वास्तविक आय कहते हैं। जैसे मेरा आमदनी वास्तविक आमदनी नहीं,
समझता हूँ कि सर जी बाप रे बहुत कमा लेते होंगे, लेकिन कई बार दिन भर मेहनत करते शाम तक 1 रुपया पॉकेट में नहीं आता है। ऐसा कई बार कई दिन बीत जाता है। कभी इतना ज्यादा फुल हो जाता है। हाँ, कभी ज्यादा भी आ जाता है। होता है। कोरोना काल में किसी ने प्रश्न नहीं किया कि सर आप कैसे हो। कोचिंग खुला, हाँ आपसे किए थे, और जैसे कोचिंग खुला तो अपनी समस्या सब दिखाता है। गलत की सही, सर ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई। भाई मेरा तो सब कुछ यही है, इसके अलावा मेरे पास कोई काबिलियत भी नहीं है कि मैं कमा सकूं कहीं से। गलत की सही, हमसे किसी की दुकान में तो काम होगा नहीं, और किसी प्राइवेट विद्यालय में जाकर मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। सरकार तो सरकार का नौकर कहलाएंगे, किसी व्यक्ति के अंदर नौकरी करने की हमें काबिलियत नहीं। अगर होता तो छोटा छोटा 1-2 नौकरी मिला तो हम कर लिए रहते, क्योंकि टीचर में थोड़ा सा ऑटोक्रेसी का गुण होता है, वो किसी का नियंत्रण रह के काम नहीं करता शायद। गलत है सही? सही है, लेकिन सब नहीं है, सब नहीं है। हाँ नहीं है, सही बात है। तो मेरा कहना ये है कि वास्तविक आय क्या है, तो आप कहीं पर कमाते हो तो एक रियल कुछ न कुछ है, हर महीना में मिलता है ना। तो आपके वास्तविक सरकारी कर्मचारी का होता है, दुकान में काम करने वाले का होता है 30,000 का महीना, 20,000 का महीना, 15,000 का महीना, 2 लाख का महीना। ये आपकी कौन आय हो गई? वास्तविक आय हो गई। और वास्तविक आय के 2 भाग है, प्रत्यक्ष और ये क्या है? अप्रत्यक्ष। वास्तविक आय का प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के होगा प्रत्यक्ष आय, दूसरा क्या हो गया? कहोगे सर प्रत्यक्ष आय क्या है? तो बैंक का मैनेजर बन जाओ। बैंक का क्या बनो? महीना तो मिलने करेगा, लेकिन महीना के अलावे रहने के लिए फ्री में बंगला, नौकर चाकर, 4 चक्का गाड़ी, प्रत्यक्ष आमदनी हो गया। अगर आपको नहीं कंपनी देती रहने के लिए घर, तो 20,000, 15,000, 10,000 के महीना वाला बिल्डिंग लेते कि ना लेते? भाई आप अपने स्टेटस के अनुसार एरिया में रहते हो और अपने स्टेटस के अनुसार ही किराया पर बिल्डिंग लेते हो। सब रूम में नहीं रह सकता है। गलत है सही? पद के अनुसार मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो वास्तविक आय क्या हो गया? तो वास्तविक आय प्रत्यक्ष है कि हम कमा नहीं रहे, लेकिन हमको इतना बचत हो रहा है। अगर बैंक मैनेजर, कलेक्टर साहब, एसपी साहब को बंगला मिलता है, अगर नहीं मिलता तो उनको तो मजबूरी से ड्यूटी, घर है शिवहर जिला में, ड्यूटी करना है, पटना जिला में रहना है, तो पटना जिला के किसी न किसी बंगला को हैक करते। बंगला वाला डीएम है तो आपको फ्री में दे देगा? नहीं, डीएम है अपना पद के हैं, इस घर के डीएम मैं हूं, तो आपको किराया देना पड़ेगा। गलत है सही? अगर उनको बंगला मिला तो उतना पैसा तो बचा कि ना बचा? तो उनकी क्या होगी? प्रत्यक्ष है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रुपया हम महीना क्या हो रहा है? बच रहा है। रेलवे कर्मचारी को जो मिलता है, फ्लैट रूम मिलता है ना। और अप्रत्यक्ष है, वहां आए तो हमको दिखाई नहीं देती है। अब तेरा घर है, घर के अगल बगल में घिउरा का पेड़ लगा दिए, लौका का पेड़ लगा दिए, अपन बेटा हो गया, अपना बेटा को अपने पढ़ा दिए। अगर ट्यूटर रखते तो हमसे महीना लेता कि नहीं लेता? अगर छप्पर पर घिउरा लग रहा है, बैगन का पेड़ है, कम से कम सब्जी में जो पैसा खर्चा कर दूं तो बच रहा है मेरा। तो आपकी जो आमदनी है वो बच रहा है कि ना बच रहा है? तो आपको बचत हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष आय के नाम से क्या कहते हैं? और आत्मिक आय कौन है? वह आय जो हमें अपने आप से प्राप्त हो जाता है। जैसे घर में बिजली, आज तक इस बिजली को बनाने के लिए हम मिस्त्री कभी नहीं बोला। हमारे पास एक से एक इंजीनियर हैं, हाँ सब वायरिंग कर दिया। मनोहर जो है कहीं पुआरे कर लो, बगल में छोटी वहां आके पूरा कर दिया। एक अनिल था वो कर देता था, अच्छा बनाता है। और प्रश्न आत्मिक है मिली ना, मेरा अपना बच्चा है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। सर टाइम इसलिए लगेगा, मेरे पास ज्ञान है। पक्का खराब हो गया, आप लोग कहीं सर बनवा के लाते हैं। एक बच्चा था, खोल करके तुरंत बना दिया। गलती की सही आत्मिक आय हो गया। मोटरसाइकिल में कुछ गड़बड़ी हो गया, मिस्त्री के यहाँ जाएंगे तो पैसा लेगा कि ना लेगा? अब अपने घर में मिस्त्री बैठल है, ज्यादा है, खराब हो गया, बना दो। गलत किस है? तो कुछ आपके अंदर हुनर है, योग्यता है, उस योग्यता के कारण आपकी कुछ बचत हो रही है। आपका वेतन का भाग वहां खर्चा नहीं हो रहा है। बिजली का छोटा मोटा काम हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी हो। मेरा वॉशिंग मशीन बहुत बार खराब हो, हर बार हम खुद को बना दिए।
हाँ छोटा मोटा, अगर आते तो नहीं है वैसे आएंगे तो 500 रुपया, तो तुम्हारा के दिन छुट्टी है, चल कस लेते हैं 1000 रुपया लेता है 5 मिनट। और सॉरी 1000 रुपया हो गया होगा। सब जमींदार से हाँ जमींदार से हम लोग देता जाते सर इतना दीजिए। 1000 रुपया अब इसका भाई आएगा पानी वाला मशीन लेकिन तो कहेगा सर 250 तो अपने हम कस लेते हैं चल। अब कस अपने हाथ से पानी का निकालते हैं कस के बराबर, तो इसका भाई पहुंचेगा तो कहेगा कितना सर बड़ी दूर से आया 250 रुपया। हाँ तेल का तंदूर चक मधुबन से दूसरा जाने में 250 का तेल जल जाता है। और पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता, हमें पारिवारिक आय को सुरक्षित रखने की जरूरत क्यों है, तो आपको बता दें कि आपको अपने इनकम को सुरक्षित इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। अगर आपके पापा जी कुछ पैसा बचा के नहीं रखते तो कोरोना काल में नौकरी उनकी चली गई थी, क्या जी विद्यालय वाला पेमेंट नहीं दे रहा था कि दे रहा था, नहीं दे रहा था। सरकारी सर प्राइवेट की बात बोल रहा हूँ, सरकारी तो मिल ही रहा था, तो बल्ले बल्ले था, घर बैठ के टांग पसार के खाओ, आप बैंक में से जाके वेतन छोड़ा के लाओ। प्राइवेट वाले को दिक्कत हुआ। ड्यूटी नहीं करता। तो जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन को बचाना चाहिए, अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अचानक पैसा है नहीं है, तबीयत खराब हो गया, बचा के रखोगे तो डॉक्टर बिना पैसे ले इलाज नहीं करता है। उच्च जीवन स्तर हेतु अच्छा जीवन लाइफ स्टाइल जीना है तो बचाना पड़ेगा पैसा, जैसे तैसे जीना है तो बचाने की कोई जरूरत। महंगाई, अचानक महंगाई बढ़ गई, तुम्हारा आमदनी वही है, थोड़ा थोड़ा बचा के रखो ताकि महंगाई के समय एडजस्ट किया जा सके। और संयुक्त परिवार होने के समय, संयुक्त परिवार मतलब एक परिवार में कई लोग रहते हैं साथ, कई अविवाहित बच्चे साथ रहते हो तो उसको हम संयुक्त परिवार कहेंगे। तो परिवार आपका संयुक्त है तो वहां भी आपको धन बचाने की जरूरत। अब है पारिवारिक आय को बढ़ाने के साधन कितने हैं, तो अपने परिवार को आय के बढ़ाने के जितने भी साधन हैं उनको 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला पारिवारिक आय में वृद्धि करना, दूसरा उपलब्ध आय का मितव्ययिता पूर्ण प्रयोग करना। पारिवारिक आय को बढ़ाने के कितने साधन है? पहला क्या है? पारिवारिक आय में वृद्धि करना। कहोगे सर पारिवारिक आय में वृद्धि करेंगे ना करें, सर पार्ट टाइम जॉब कर लो, बड़े बड़े महानगर में करते हैं लोग, बैठो घर में किसी दुकान पर किसी मॉल में, या किसी बच्चे को अगर उनके बच्चे क्वालिटी है तो आया हूँ पढ़ा देता हूँ, तो यही होता ही। अरे मैं जयप्रकाश नारायण में पढ़ाऊंगा, अमेरिका जब पढ़ने गए तो उन्होंने रेस्तरा, चाय के बनाना, होटल सब में काम किए थे। करता है, नहीं करोगे तो नहीं जी पाओगे। तो यहाँ क्या है? पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए अंशकालिक नौकरी कर लो। जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उपलब्ध संसाधन का पूरा पूरा प्रयोग करो। लघु उद्योग लगा लो घर में, मोमबत्ती बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, टिकुली बिंदी राखी वगैरह बनाने का, कुछ भी करो, बैठे मत रहो। क्या हमारे सुबह ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, अब बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अब कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं, आपको कभी सर पढ़ते याद नहीं होता है। तो हरिवंश राय बच्चन बेकार लिख दिए, उनकी कविता वो झूठी है। हाँ पढ़ता है ये नहीं है, होशियार निकला। संसाधनों का समुचित प्रयोग, जो तुम्हारे पास संसाधन है, बच्चा पूछता है सर फलाना कैसे ले, फलाना कैसे ले, तुम्हारे पास जो है याद है पूरा। ठीक है, आता है सर 7 पाठ्यक्रम साइकोलॉजी का वीडियो नहीं भेजे, 6 तक याद है, हम पढ़ जानते हैं, बाकी तो याद कर लिया तो सर कर लेंगे ना। अरे पहले चुके ना करो तो उसको। देख रहे हैं कि सर सुबह शाम तक सब क्लास तैयार है, बैठा भी नहीं हो। तो जो है कहा कि संसाधनों का प्रयोग करो, जो तुम्हारे पास है उसका समुचित प्रयोग करो। थाली में रोटी हो तो उसको खा लो, फिर डिमांड करो। थाली में है, दिमाग हो रहा था पूरी लेके जाएंगे। वास्तविक आय को बढ़ाना, जो काम अपने से होने लगा है खुद से कर लो। बड़ी खराब पोजीशन है वाल्मीकि सिंह का, जिस कॉपी को अपने लिख सकता था नहीं लिखा, लिखने में भी याद होता है, लड़का से फटिया लिया, अरे लेज खिया हो, लेज खिया खिया के, सिंघारा खिया खिया, कुरकुरे खिया खिया के। मेरे पास टाइम बहुत कम था। हाँ टाइम, अरे बाप रे, तो डीएम साहब के साथ हमेशा मीटिंग होता है। याद करना था ना। हाँ। अब है उपलब्ध आय का मितव्ययिता पूर्ण प्रयोग, जो तुम्हारे पास पैसा है उसका सही तरीका से प्रयोग करो, तभी तुम्हारा आय बढ़ेगा। गलती की सही, जैसे बजट बनाकर तुम्हारे पिताजी महीने में 3000 देते हैं तो
30 दिन में खर्चा करना है, हर दिन पड़ता है 100 रुपया, टारगेट कर लो कि एक दिन उन्हें 100 रुपया खर्चा करेंगे। गलती किसे? बजट बना मतलब आमदनी और खर्चा का एक मैनेजमेंट कर लेंगे। मैंने बजट बनाकर आप अपने आमदनी को बढ़ा सकते हो या बैलेंस कर सकते हो, कम खर्च करके। गलती किसे? जहां जरूरत वहां करेंगे, थोड़ा मोलजोल कर लेंगे भाई। जो 25 मिलता था 24 में तो डिग्री का बचा रखे, बुंद बुंद से तालाब भरता है। और मानवीय संसाधन का तुम अपनी योग्यता को विकसित करके तुम अपनी आय को बढ़ा। अब घरेलू हिसाब किताब रखना क्या है, तो घर में दूध लेते हैं, कपड़ा धोबी को देते हैं, पेपर वाला से पेपर लेते हैं, हर दिन हरी साग सब्जी खरीदते हैं, तो डायरी मेंटेन करना चाहिए कि दूध वाला को इतना कपड़ा लोग इतना कपड़ा दिया, दूध वाला तो आज इतना दूध दिया, आज 2 लीटर दिया, आज 1.5 लीटर दिया, कल 500 ग्राम ही दिया। तो घर में जो भी खर्च हो रहे हैं उन खर्च को लिखना घरेलू हिसाब किताब कराता है। दैनिक लिखो, साप्ताहिक लिखो या मासिक लिखो। इससे क्या होगा, तुमको पता चलेगा कि हमारा महीना में खर्च कितना है, डेली का खर्च कितना है, साप्ताहिक खर्च कितना है, और बैलेंस जीवन तुम जी पाओगे। और हिसाब किताब लिखते समय ध्यान देना चाहिए कि मेरा हिसाब किताब गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। अगला है बजट क्या है, तो व्यक्ति के 1 वर्ष की आमदनी और खर्चा को आपके आय और व्यय का जो विवरण होता है उसी को हम कहते हैं बजट। बजट क्या है, तो बजट फ्रांसीसी भाषा के शब्द है जो बजटी से निकला है, और इसका मतलब है चमड़े का थैला। इकोनॉमिक्स से विशेष पढ़ना है, यहां जान ले कि आपके आमदनी और खर्च के विवरण को क्या कहते हैं, बजट। अब बजट कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पूर्ण या आंशिक बजट। बजट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपके बजट होते हैं। पहला है पूर्ण या आंशिक बजट, दूसरा है संतुलित बजट, तीसरा है घाटे का बजट, चौथा है बचत का बजट। तो जब पूर्ण बजट क्या है या आंशिक बजट क्या है, तो जब कोई व्यक्ति अपने खर्चा का एक लिस्ट तैयार कर लेता है, क्या हमको फलना फलना खरीदना है, हमको क्या क्या खरीदना है, कहां कहां खर्च करना है, इसका ब्यौरा तैयार करना क्या कहलाता है, पूर्ण बजट। संतुलित, हमारी जितना आमदनी है उतनी हमारा खर्चा, उससे न बेसी कम न बेसी। जितनी हमारी आय है उतना ही हमारा क्या है, खर्च है, व्यय है, तो इसे क्या कहेंगे, संतुलित बजट कहेंगे। क्या कहेंगे, घाटे का बजट माने आमदनी कम और खर्चा बेसी ना। 60 कमाना 62 खाना, बिहार छोड़ दिल्ली छोड़ के बिहार ना आना। हमेशा कर्जा में जियोगे ना, दुकानदार के घर देख के ज्यादा तक आप तोड़ देंगे। शिशुपाल जी है ना। घाटे का बजट मतलब आपकी इनकम क्या हो और आपका खर्च क्या हो, क्या कहेंगे, घाटे का बजट। अब बचत का बजट क्या है, तो आमदनी ज्यादा हो और खर्च, इसे क्या कहेंगे। तो आज की क्लास में इतना है। अभी हल्ला नहीं करेंगे तो निकलने नहीं सकते। बना रहा हूँ हल्ला।